एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान संगम पर। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण जियोग्राफी का टॉपिक है, जिसमें से भारत की प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें से हम ये चर्चा करेंगे कि कौन सी नदी हमारे लिए प्रमुख है, तथा इसका उद्गम स्थल कहाँ से है, तथा इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी, और जहाँ पर हमें ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे देखिए यहाँ पर जहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी हम ट्रिक से याद करेंगे, और जहाँ पर मैप की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पर चित्र की ज़रूरत पड़ेगी, तो आदि चीज़ों को हम बिल्कुल ट्रिक से और इस तरह विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में हमारे 100 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन ये 100 क्वेश्चन आपको 150 क्वेश्चन का काम करवाएंगे और विस्तार से हैं। ठीक है, अगर आप विस्तार से वीडियो ढूंढ रहे हैं कि विस्तार से आपको पढ़ना है, तो ये आपके लिए वीडियो पर्याप्त होने वाला है। आप लोग इसको देख लीजिए। आप लोगों से निवेदन है कि आप स्किप मत कीजिएगा, हर एक चीज़ को आराम से समझिए। जो चीज़ समझ में ना आए या तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, या फिर थोड़ा सा बैक करके फिर उसको दोबारा समझ लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको देखने के बाद आपका जो नदियों वाला टॉपिक 50% कंप्लीट होने वाला है, अगर आपने इसको मन से देख लिया। तो आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा। तो हमारा पहला जो प्रश्न है वो कह रहा है, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो उस भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी ये गंगा नदी। कौन सी? गंगा नदी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो भारत में बहती है वो सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। गंगा नदी की बात कर ली जाए तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, तो उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर है। यानी कि जो उत्तराखंड राज्य है वहाँ पर स्थित है। ग्लेशियर का मतलब तो हिमनद, यानी कि बर्फ़ के पहाड़। ठीक है, पहाड़ों पर क्या होता है, बर्फ़ की चादर जमी होती है, उसे हिमनद कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं। तो उस ग्लेशियर का नाम है उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में वहीं से क्या होता है कि गंगा नदी निकलती है। ठीक है, जब वहाँ से गंगा नदी निकलती है तो उसको गंगा नहीं कहा जाता, भाई ग्लेशियर है, यहाँ से जब निकलती है तो इसको गंगा नहीं, इसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब इसके बाद अलकनंदा के यहाँ पे मिल जाती है, इसके बाद इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, फिर आगे चल के इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये दो भागों में विभाजित, तो बाकी मैं सारी चीज़ें करूँगा, तो आपको इतना सिर्फ याद रखना है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 2525। आप लोग 2 बार 25-25 याद कर लीजिए। तो गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 25-25। भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कहाँ से करती है, तो मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश ये हरिद्वार से करती है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में प्रवेश, तो उत्तर में बिजनौर से प्रवेश करती है। और कौन कौन से राज्यों में बहती है, तो 4 राज्यों में बहती है। कौन कौन सी? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड। तो ये निम्न में से ये इतने राज्यों में जो है बहती है। ठीक है, इतना आपको जो है याद रखना है। ठीक है, अगला, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है सबसे लंबी नदी जो भारत में क्या होती है, प्रवाहित होती है। ठीक है, गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में चर्चा कर ले। देखिए, हमारा टॉपिक सिर्फ हमारा पहला प्रश्न था कि ये कौन सी सबसे बड़ी नदी है, लेकिन मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊँगा, उसकी सहायक नदियाँ भी बताऊँगा, ताकि आपको पेपर में कुछ भी पूछा जाए तो आपको क्या करें, आपको समझ में आना चाहिए, ये चीज़ें याद होनी चाहिए। गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं, ऐसे याद करना पाना कठिन है, तो एक ट्रिक है आपके लिए। यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। ठीक है, यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। तो यशोदा, यश से हो गया यमुना नदी, सा सोन नदी, और 10 हो गया दामोदर नदी। तो यशोदा से 3 नदियाँ निकल कर आ गई, यमुना, सोन, दामोदर। फिर को से कोसी नदी, रा से रामगंगा नदी, मा से चाहिए महानंदा नदी, सा से शारदा नदी या काली नदी, ये नेपाल से निकलती है। ठीक है, और का से करनाली नदी, गन से चाहिए कंगन, गन से होता है गंडक नदी। तो ये प्रमुख नदियां हैं किसकी, गंगा नदी की सहायक नदियां। तो आप एक बार इस ट्रिक को याद कर लीजिए, एक बार 2 बार लिख लीजिए, 2 बार मैं गारंटी देता हूँ कि आपको तुरंत याद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वीडियो जरूर लंबा बन जाएगा, लेकिन आपके लिए हित में होने वाला है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है, तो घग्गर नदी के तट पर स्थित है। किस? घग्गर नदी के तट पर स्थित। सी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए थे, जो कि हिस्ट्री का थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा यहाँ पे टच करेंगे। तो पत्थर की चूड़ियाँ, मिट्टी के खिलौने, बैलगाड़ी के पहिए और मवेशियों की हड्डी के अवशेष वहाँ से क्या हुए थे, प्राप्त हुए थे। अगला है, निम्न में से कौन सी 2 नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं, यानी कि पश्चिम की ओर ऐसे कौन सी 2 नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर बहती है। तो एक तो नर्मदा है और एक ताप्ती नदी है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि नर्मदा और ताप्ती नदी जो है क्या पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, पश्चिम की ओर ऐसे बहते बहते क्या जाती हैं, ये अरब सागर में गिर जाती हैं। ठीक है, देखिए नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूप जिले के अमरकंटक से निकलती है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक से है। एवं ताप्ती नदी का
उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से है। तो अभी मैं आपको मैप में बताऊंगा नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी दो पहाड़ों के बीच से बहती हैं, दो श्रेणियों के मध्य पर्वतों के बीच से बहती हैं, वो भी मैं आपको चित्र में बताऊंगा। ठीक है, तो दोनों प्रमुख नदियां मध्य प्रदेश की हैं। तो जो नर्मदा नदी है अमरकंटक से निकलती है और ताप्ती नदी है ये बैतूल के मुल्ताई जिले से निकलती है। ठीक है, अब पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ एक बार उसको देख लीजिए। तो इसकी ट्रिक है नाश्ते में घी लो, यानी कि जब नाश्ता ब्रेकफास्ट करते तो उसमें घी लो। तो नाश्ते ना से नर्मदा नदी, सा से साबरमती, ताप्ती, माही, लूनी और घग्गर। तो ये क्या है? ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। किस तरफ? पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। ठीक है, ये आपको इतना याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी नदी जो एक ब्रिब्रंस यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो कौन सी ऐसी नदी है जो रिफ्ट वैली से होकर बहती है? नर्मदा नदी। एक हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए हमारा सही उत्तर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और ये सारे क्वेश्चन क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं और बहुत विस्तार से पूछे जाते हैं, अंदर से घुस के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको डिटेल से करवा रहा हूँ। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नदी को एक विनाशक नदी कहा जाता है? तो किस नदी को एक विनाशक नदी कहा जाता है? तो कोसी नदी को एक विनाशक नदी कहा जाता है, सी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बिहार का शोक भी कोसी नदी को कहा जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी यानी कि ज्वारंद मुख नहीं बनाती? ज्वारंद मुख जो कौन सी नदी नहीं बनाती ये आपसे पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा महानदी, ये नहीं बनाती, डी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, तो डी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। डेल्टा किसे कहा जाता है? तो देखिए, ऐसे भूभाग को कहा जाता है जो नदियों द्वारा लाए गए अवशोधनों के संचय से निर्मित होता है। देखिए ये क्या है? ये ऐसे से नदी बह रही नीला नीला, और ये जो ऊपर का भाग है डेल्टा कहलाता है। तो क्या नीचे नीचे नदी चली जाती है और ये मिट्टी वाला भाग क्या ऊपर ऐसे उठ जाता है। ठीक है, तो डेल्टा कहलाता है। अगला, क्षिप्रा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो जो क्षिप्रा नदी है ये चंबल की सहायक नदी। किसकी? चंबल की सहायक नदी। तो बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, क्षिप्रा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा भी कहा जाता है। तो आप लोग याद रखें, मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है? क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। ठीक है, यह भारत की पवित्र नदियों में से एक है। उज्जैन जो है इसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, उद्गम स्थल की बात करें तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले को जनापाव पहाड़ी से ये निकलती है। ठीक है, अगला है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी इसमें से पंजाब का निर्माण हुआ? तो सिंधु की नदी है। सिंधु नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर होगा। और जो सिंधु नदी के बारे में बात करते हैं तो सिंधु नदी है ये भारत के एक तिब्बत यानी कि चीन में एक जगह पड़ती है, सिंघी खमचा, या आप अगर ऐसे बात करें मानसरोवर झील के नीचे ग्लेशियर है बगल से ही, वहाँ से सिंधु नदी भारत में यानी कि बहती है। और भारत में ये लद्दाख में एक जगह है दमचौक, वहाँ से भारत में प्रवेश करती है। इतना आपको याद रखना। लंबाई की बात करें तो 2880 कुल लंबाई है। अब भारत में इसकी लंबाई की बात करें तो 1114 किलोमीटर इसकी भारत में कुल लंबाई है। ठीक है, अगला है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को जो बांग्लादेश में ये पद्मा के नाम से जाना जाता है। किसमें? पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको इसकी स्टोरी पीछे की बता दूं। एक यहाँ पे बांध बनता है जिसको कहते हैं फरक्का, एक स्थान है फरक्का बैराज। तो यहाँ से गंगा नदी दो भागों में विभाजित हो जाती है। तो एक चली जाती है बांग्लादेश, एक चली जाती है कोलकाता, एक शाखा। तो बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, जो कोलकाता जो शाखा चली जाती है, जो उसकी जलधारा चली जाती है, उसे हुगली के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए अब यही बातें हैं। यहाँ पे लिखा है, पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान से गंगा नदी दो भागों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, यहाँ से दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिसके जो कोलकाता चली तो हुगली नदी, और जो बांग्लादेश चली जाती है उसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, बांग्लादेश में पद्मा और यमुना जलधाराएं मिलकर किस मुख्य नदी का निर्माण करती हैं? तो किस मुख्य नदी का? तो मेघना का मुख्य निर्माण करती हैं। यानी कि पद्मा यानी कि गंगा नदी और यमुना यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी। यमुना बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को यमुना कहा जाता है। जब दोनों धाराएं ये मिल जाती हैं तो मेघना का निर्माण करती हैं। अगला है, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी पूछ रहा है तो गोदावरी नदी है। कौन सी? गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। अब प्रायद्वीप भारत का मतलब क्या है? देखिए, मैं आपको पता होगा प्रायद्वीप किसे कहते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता मैं आपको बता दूं, प्रायद्वीप ऐसे भाग को कहते हैं जो जल से तीनों ओर से घिरा, तो जल के तीनों ओर से उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। तो ये वाला जो पार्ट है भारत का, ये क्या है? प्रायद्वीप कहलाएगा। तो यही जो प्रायद्वीप है इसके भारत की सबसे लंबी नदी आपसे पूछ रहा है, जो मैंने आपको गोदावरी बताया। गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर इसके उद्गम की बात करें
तो इसका उद्गम जो है त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के नासिक जिले से होता है। संबंधित राज्य कौन कौन से जहाँ से बहती है, तो महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है, उड़ीसा है। और ये उपनाम इसका दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, तो दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा इसको कहा जाता है, ये आपको विशेष रूप से याद रखना। अगला है वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 गोदावरी, इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं, तो पंचगंगा और दूधगंगा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है, तो जो किशन गंगा है ये झेलम नदी की सहायक नदी है, बी हमारा एकदम सही उत्तर यहाँ से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है, तो कावेरी जल विवाद है जो ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। किसके किसके बीच, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा सी। अब देखिए सॉरी इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा हमारा डी, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो डी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न सिंधु जल समझौता कब हुआ था, ये मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। कब, 1960 में हुआ था। बहुत पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। ये हुआ क्या था, देखिए कुछ नदियां हैं जो भारत से होकर पाकिस्तान जाती हैं। ठीक है, उनमें से कुछ एक बवाल मचा था कि पाकिस्तान कहता था कि भारत जो है पानी का ज़्यादा उपयोग करता, हमारी तरफ पानी उन नदियों का नहीं आ पाता। तो विश्व बैंक द्वारा 19 सितंबर 1960 में सिंधु जल समझौता करवाया गया था। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच। इस समझौते के समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान की तरफ से कौन थे, मोहम्मद आयूब खान थे। इन दोनों ने हस्ताक्षर किया था और विश्व बैंक ने इसमें क्या मध्यस्थता कराई थी। इसमें जो सिंधु नदी प्रणाली से 20% जो पानी भारत और 80% पानी जो पाकिस्तान को दिया जाएगा। अब कौन कौन सी चीज़ें देखिए, सिंधु जल समझौते के तहत 6 नदियों का जल का बंटवारा किया। कौन कौन सी 6 नदी हैं, तो सिंधु, झेलम और चिनाब, ये 3 नदियां हैं। इनका 80% पानी पाकिस्तान उपयोग करेगा और उनमें से 20% पानी भारत उपयोग करेगा। और नीचे जो नदियां हैं रावी नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी, इनका जो 80% पानी भारत उपयोग करेगा और 20% पानी पाकिस्तान उपयोग करेगा। यह आपके लिए थोड़ा सा स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए आप लोग। ठीक है, अगला है भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो काली नदी सीमा बनाती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न संकोच नदी किन 2 राज्यों के बीच सीमा बनाती है, जो संकोच नदी है किन 2 राज्यों के बीच, तो असम और पश्चिम बंगाल के बीच जो सीमा बनाती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 हमारा एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम की ओर चलते हैं। तो देखिए इसकी बात करें तो इसका उद्गम स्थल उत्तरी भूटान में होता है और भारत के असम में इसका विलय ब्रह्मपुत्र नदी में हो जाता है। भूटान में इसका नाम क्या है, पूना चोंगू छू इसको कहा जाता है। अगला निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है, तो इस गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो कौन सा शहर है गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, आपको पता है कानपुर है, पटना है, वाराणसी है, लेकिन दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो डी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो झेलम नदी के तट पर स्थित है। झेलम नदी के तट पर स्थित श्रीनगर आपको याद रखना है। ठीक है, और जो सिंधु नदी है मित्रों, वो सिंधु नदी सिर्फ लद्दाख में बहती है। ठीक है, लद्दाख भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सिर्फ बहती है। अगला है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आप ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, सी कह रहा है कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, नहीं कि कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये कर्नाटक में है। तो सी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है केन, बेतवा और चंबल किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो केन हो गया, बेतवा हो गया, चंबल, ये सब यमुना नदी की सहायक नदियाँ, किसकी, यमुना नदी की सहायक नदियाँ। तो ए हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली किस नदी पर बनता है, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका नाम है माजुली द्वीप, जो असम में पड़ता है। ये किस नदी पर बनता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है। किसमें, ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है। तो बी हमारा इसका सही उत्तर होगा। माजुली द्वीप से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें आप लोग देख लीजिए कौन कौन सी हैं। तो माजुली द्वीप का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के मार्ग बदलने की वजह से हुआ है। यह ब्रह्मपुत्र नदी और सुमनसिरी नदी से घिरा हुआ भाग है। माजुली द्वीप 16वीं शताब्दी के असम के प्रमुख सांस्कृतिक केंद्रों में से एक रहा। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आपसे मैं कह रहा हूँ विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आपसे अगर पूछे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप तो आपको बताना है माजुली द्वीप। अगर उसमें से आपको पूछे कि
विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? नदी आपसे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो आपको ग्रीनलैंड बताना, जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला, दुनिया का सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा नील नदी। क्या होगा? नील नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। ए हमारा इसका सही उत्तर होगा। इसकी लंबाई कितनी है? तो 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके स्थान किधर है? तो उत्तर पूर्वी अफ्रीका में इसका स्थान है। और दुनिया की सबसे चौड़ी नदी की बात करें तो अमेजन नदी दुनिया की सबसे चौड़ी नदियों में से एक है, ठीक है। अगला है, कौन सी नदी में सर्वाधिक पानी है? तो किस नदी में सर्वाधिक पानी है? तो इसका सही उत्तर होगा अमेजन नदी। कौन सी? अमेजन नदी में सर्वाधिक पानी है, जो विश्व की सबसे चौड़ी नदी कही जाती है। अगला है, अमेजन नदी में प्रवाहित होने वाला जल विश्व के नदी का कुल कितना प्रतिशत है? यानी कि अमेजन नदी में जितना जल प्रवाहित होता है, विश्व के नदियों का कुल कितना प्रतिशत वहाँ प्रवाहित? तो 20%। यानी कि विश्व की सारी पूरी नदियाँ ले लो और सिर्फ अमेजन नदी ले लो, तो अमेजन नदी में विश्व की सारी नदियों का 20% पानी जो अकेले उसमें बहता है। अगला है, निम्न में से किस नदी का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो किस नदी का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो कृष्णा नदी का। किसका? कृष्णा नदी का। निम्नलिखित में से कृष्णा नदी का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र। अगला है, भारत की लवण नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो भारत की लवण नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो लूनी नदी जानी जाती है। कौन सी? लूनी नदी जानी जाती है और कच्छ के रण में क्या होती है? समाहित हो जाती है। अगला है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम एवं मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, यानी कि उद्गम भी भारत से होती है और ये मुहाना भी भारत की तरफ है, तो ऐसी कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो ये गोदावरी नदी है। कौन सी? गोदावरी नदी है, ठीक है। तो बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीप भारत की नदी है। अगला है, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? जो हीराकुंड बांध है ये महानदी पर स्थित है। कौन सी? महानदी पर स्थित है। एक हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे राज्य पूछे तो उड़ीसा आपको इसका बताना है, ठीक है। तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा के संबलपुर शहर के पास महानदी के पर बना हुआ है। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 25.8 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है, ठीक है। अगला है, भारत का प्रसिद्ध बांध भाखड़ा नागल किस नदी पर बना है या स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सतलुज नदी पर स्थित है। कितना? सतलुज नदी पर स्थित है। चौथा हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा बांध टिहरी किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी किस नदी पर स्थित है? ये भागीरथी नदी पर स्थित है। किस पे? भागीरथी नदी पर। एक इसका सही उत्तर होगा। आपको याद कैसे रहेगा कि टिहरी दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा यानी भारत का सबसे ऊंचा है, तो टिहरी टी क्या होता है? ऊपर होती है, ठीक है। ऐसे आप लोग याद सकते हैं, ठीक है। अगला है, गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है? जो गोविंद बल्लभ पंत सागर ये किस नदी पर स्थित है? बांध है, ये किस नदी पर स्थित है? ये रिहंद नदी पर स्थित है। ये उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। अगला है, मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम के स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। किसे? रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं, पंचप्रयाग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे देवप्रयाग किन दो नदियों का संगम को कहा जाता है, तो भागीरथी और अलकनंदा के जो संगम होता है इसे कहा जाता है देवप्रयाग, ठीक है। और रुद्रप्रयाग की बात करें तो मंदाकिनी और अलकनंदा जब मिलती है तो उसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। और कर्णप्रयाग की बात करें तो पिंडार और अलकनंदा जब मिलती है तो उसे कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। विष्णुप्रयाग की बात करें तो धौली गंगा और अलकनंदा जब मिलते हैं तो उसे विष्णुप्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी तिब्बत में नेपाल चीन सीमा से निकलती है और हाजीपुर बिहार के पास गंगा में शामिल हो जाती है? तो इनमें से कौन सी नदी है ऐसा करती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंडक नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर स्थित है? यानी कि सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हुगली नदी। इसका सही उत्तर क्या? हुगली नदी, जो कोलकाता जो हुगली नदी के किनारे स्थित है। और हुगली नदी गंगा नदी की एक ही शाखा है जैसे कोलकाता में चलती है, उसे हुगली के नाम से जाना जाता है। अगला, मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? जो मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध है चंबल नदी पर स्थित है। किसमें? चंबल नदी पर स्थित। दूसरा हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी जम्मू कश्मीर में प्रवाहित नहीं होती? तो कौन सी नदी है जम्मू कश्मीर में प्रवाहित नहीं होती, आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा सिंधु नदी। सिंधु नदी जो जम्मू कश्मीर में प्रवाहित नहीं होती, ये मानसरोवर झील से निकलती, झील के नीचे के ग्लेशियर है वहाँ से निकलती सिंधु नदी। और ये क्या है? लद्दाख, भारत में लद्दाख के दम चौक से प्रवेश करते हुए पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक। अगला, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है उसको कहते हैं चिनाब नदी। कौन सी? चिनाब नदी है, ये बी है इसका सही उत्तर होगा।
तो चिनाब आप बना लीजिएगा। चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। अगला है, भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। बी हमारा इसका सही उत्तर होगा। अगला है, कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित है? तो कौन सा शहर है? देखिए आगरा भी है, दिल्ली भी है, मथुरा, तो उपरोक्त तो सभी होगा। डी हमारा इसका सही उत्तर होगा। यानी कि आगरा भी जो यमुना नदी किनारे है, दिल्ली भी यमुना नदी किनारे और मथुरा भी यमुना नदी किनारे स्थित है। अगला है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो ये है 1077 किलोमीटर। कितनी? 1077 किलोमीटर इसकी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। तो भागीरथी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो गंगोत्री। क्या है? गंगोत्री इसका सही उत्तर होगा डी। देखिए गंगा नदी का ही नाम है भागीरथी नदी। जब भागीरथी नदी गंगोत्री के ग्लेशियर से निकलती है, उत्तराखंड से, उत्तरकाशी जिले से, तो इसको कहा जाता है भागीरथी। फिर एक नदी इसमें मिलती है अलकनंदा। जब अलकनंदा मिलती है तब इसको गंगा कहा जाता है। ठीक है, ये बातें मैं विस्तार से आपको चित्र के साथ पीछे बता चुका हूँ। अगला है, सिंधु और सतलज नदी के बीच हिमालय का भाग क्या कहलाता है? तो सिंधु और सतलज नदी के बीच का जो हिमालय का भाग है उसे क्या कहला जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा पंजाब हिमालय, इसको कहा जाता है। क्या होगा? पंजाब हिमालय इसको कहा जाता है। तो ये हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय को के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो कहा जाता है असम हिमालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असम हिमालय कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। कौन सा हिमालय के मध्य कौन से भाग को कहा जाता है? तो असम हिमालय अगर पूछे तो तीस्ता और दिहांग, दिहांग का मतलब आप ब्रह्मपुत्र नदी भी कह सकते हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी या फिर दिहांग नदी के बीच जो स्थित भाग है उसे असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसके बाद पंजाब हिमालय, तो सिंधु और सतलज नदी के मध्य जो भाग है उसे पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। कुमायूं हिमालय, सतलज नदी और काली नदी के बीच का जो भाग है उसे कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेपाल हिमालय, तो काली नदी और तीस्ता नदी के जो मध्य भाग है उसे नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला है, सियाचिन ग्लेशियर पिघलने से बना पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो किस नदी का मुख्य स्रोत है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा नुब्रा नदी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बी हमारा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, सिंधु नदी कौन सी नदी मानसरोवर झील से निकलती है? तो सिंधु नदी कौन सी सहायक नदी है जो मानसरोवर झील से निकलती है? तो सतलज नदी। कौन सी? सतलज नदी। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सही उत्तर होगा सी, हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, कौन सी नदी काजीरंगा नेशनल पार्क से होकर गुजरती है? तो कौन सी नदी जो काजीरंगा नेशनल पार्क से होकर गुजरती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी है और डेफलू नदी है, मोरा डेफलू नदी है और मोरा धनसिरी नदी है। तो आपको जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है ये भी आपको बता दूं, असम में है। असम का एक नौगांव जिला है, वहाँ है। और काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ एक सींग के गैड़े पाए जाते हैं, तो इसलिए काजीरंगा जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, आप देख रहे होंगे एक सींग वाले गैड़े यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है, निम्न में से किस दर्रे के माध्यम से सतलज नदी तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है? तो कौन सा दर्रा है जिसके माध्यम से जो सतलज नदी है भारत में प्रवेश करती है, जो कि तिब्बत में इसका उद्गम है? और ये भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये भारत में सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। ये सिपकिला दर्रा कहाँ है? तो सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और यहाँ से सतलज नदी जो है भारत में प्रवेश करती है और सीधे फिर यहाँ जाके कहाँ मिल जाती है? पाकिस्तान चली जाती है ये। ठीक है, सिंधु नदी से मिलकर। ठीक है, अगला है, अगर सतलज नदी की बात करें तो इसका पुराना नाम आप देख लीजिए। सतलज नदी का जो पुराना पौराणिक नाम है इस सतुद्री के नाम से जाना जाता है। सतलज नदी के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण बांध भी बने हैं, जैसे भागड़ा नागल बांध और करकच्चम वाकटू जल विद्युत संयंत्र और नापता झाकड़ी बांध। इसमें से आपको भागड़ा नागल बांध एकदम याद रखना है। ठीक है, और सतलज नदी सिपकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। यह हिमाचल प्रदेश, भारत और तिब्बत राज्य में किन्नौर जिले में स्थित है, यह आपको याद रखना। अगला है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो कह रहे नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो ये स्थित है सतपुड़ा पहाड़ी। कौन स्थित है? सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है। बी हमारे इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम इसको थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए मेरी बात। देखिए ये है एमपी में, कहाँ है? जो विंध्याचल पर्वत है मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और सतपुड़ा पर्वत भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अजंता श्रेणी का ये महाराष्ट्र में। ठीक है, अब जो ऊपर क्या विंध्याचल पर्वत है और नीचे क्या सतपुड़ा पर्वत है, इन दोनों के बीच से एक नदी बहती है, उसको कहा जाता है नर्मदा नदी। ये आप देख रहे हो, इसको कहा जाता है नर्मदा नदी। ठीक है,
और वहीं पर अगर बात करें अजंता श्रेणी से और सतपुड़ा पर्वतों के बीच से एक नदी बहती है, उसको कहते हैं ताप्ती नदी। तो आप इस डायग्राम को एक बार मन में बैठा लीजिए, एक बार तीनों पहाड़ बना लीजिए और दो नदियों को बहा दीजिए, ऊपर नर्मदा है, नीचे ताप्ती है। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे तो आप जैसे प्रश्न चाहे जैसे बन जाए, आपको हमेशा क्या रहेगा, याद रहेगा। अगला है, पोंग बांध किस नदी पर निर्मित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्यास नदी पर स्थित है पोंग बांध। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, डी इसका सही उत्तर होगा। ये हिमाचल प्रदेश में, कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। अगला है, कौन सी नदी भूमि बांधित नदी है? तो कौन सी नदी है जो भूमि बांधित नदी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लूनी नदी। क्या होगा, लूनी नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और लूनी नदी अजमेर जिले के नागपुर पहाड़ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नागपुर पहाड़ या नागा पहाड़ियों से निकलती है। और लूनी नदी को जो मरुस्थल की गंगा भी कहा जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किस नदी को मरुस्थल की गंगा कहा जाता है। तो ये लूनी नदी को मरुस्थल की गंगा कहा जाता है, क्योंकि मेन रूप से क्या मरुस्थल वाले एरियो में बहती है और वहाँ पे काफ़ी इसके सिंचाई ऊंचाई से होता है, इसलिए उसको गंगा का दर्जा दिया गया। अगला, सिंधु नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो सिंधु नदी का उद्गम है ये चीन तिब्बत से होता है। ठीक है, चीन तिब्बत से होता है। ये एक मानसरोवर झील है, वहीं के उसी के पास से इसका होता है। ठीक है, ये अगर मान करें तो मानसरोवर झील है, यहीं से सिंधु नदी निकलती है। और ऐसे ऐसे ये सिंधु नदी, ये यहाँ का क्षेत्र है दमचौक लद्दाख का, यहाँ से प्रवेश करते हुए से पाकिस्तान के होते हुए अरब सागर की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अगला है, सिंधु नदी किस स्थान से भारत में प्रवेश करती है? तो सिंधु नदी जो दमचौक लद्दाख से भारत में प्रवेश करती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगला है, सिंधु नदी कुल लंबाई कितनी है? ये आपसे पूछ रहा है। तो 2880 किलोमीटर। कितनी है? 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर भारत में पूछे कितनी बहती है, तो भारत में बहती है 1114 यानी 1114 किलोमीटर। अगला है, सिंधु नदी भारत के किस एकमात्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बहती है? तो ये बहती है किसमें? सिर्फ मात्र लद्दाख में बहती है और फिर ये पाकिस्तान में चली जाती है। अगला है, लेह शहर यानी लद्दाख किस नदी के तट पर बसा हुआ है यानी किनारे है? तो इसका सही उत्तर होगा, इसका सही सिंधु नदी के किनारे है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक नदी मुख्य रूप से बहती है, उसका नाम है सिंधु नदी। अगला है, सिंधु नदी भारत में बहने के बाद किस स्थान पर पाकिस्तान में प्रवेश करती है? तो उस स्थान को क्या कहा जाता है? उसको स्थान को कहा जाता है दर्दी स्थान। क्या कहा जाता है? दर्दी स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी नदी है जो सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? देखिए, रावी है, रावी है, सतलज चिनाब है, लेकिन यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, ना कि सिंधु नदी की। ठीक है, और सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ देख लीजिए, चेलम, ब्यास, सतलज, चिनाब, रावी, श्योक इसकी प्रमुख नदियाँ हैं। अगला है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और चिनाब नदी जो दो धाराओं से मिलकर बनी है, कौन कौन सी दो धाराएं हैं? ये पूछा जाता है कि चिनाब नदी का जो है, चिनाब नदी किन दो धाराओं से मिलकर बनी है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक का नाम है चंद्रा, एक का नाम है भागा, ऐसे आप समझ लीजिए। ऐसे ये इसका नाम है चंद्रा और इसका नाम है भागा, ये दोनों एक जगह मिल जाती हैं, फिर ये दोनों नदियाँ क्या, दोनों धाराएं आपस में मिलकर चलती हैं, तो इसको चिनाब नदी कह दिया जाता है। ठीक है, अगला है, निम्न में से किस नदी के नाम पर भारत का नाम इंडिया और हिंदुस्तान पड़ा? तो किस नदी के नाम पर भारत का नाम इंडिया और हिंदुस्तान पड़ा? तो सिंधु नदी के नाम पर पड़ा। ठीक है, सिंधु नदी को इंग्लिश में कहा था इंडस। तो अंग्रेज क्या थे? इंडस यानी कि जो उधर से आते थे, हमारे पुर्तगाली हो गए ये सब, तो इंडस कहते थे, धीरे धीरे इसको इंडिया कहने लगे। ठीक है, तो इस प्रकार इसी के नाम पर पड़ा। अगला है, निम्न में से किन पर्वत श्रेणी के मध्य सिंधु नदी बहती है? तो किन पर्वत श्रेणियों के मध्य सिंधु नदी बहती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख और जास्कर श्रेणी। ठीक है, अगला है, किस स्थान के निकट सिंधु नदी गहरे यानी कि गार्ज महाखंड का निर्माण करती है? तो किस स्थान? तो गिलगिट एक स्थान है, तो बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, रावी नदी का उद्गम भारत के किस राज्य से होता है? तो रावी नदी का उद्गम भारत के किस राज्य से होता है? तो हिमाचल प्रदेश से होता है। किससे? हिमाचल प्रदेश से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, रावी नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं? तो अगर इसके उद्गम की बात करें तो उसका उद्गम कहाँ से होता है? तो हिमाचल प्रदेश के पास कांगड़ा जिले में होता है। ठीक है, और धौलाधर पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है रावी नदी का। यह नदी लगभग 720 किलोमीटर लंबी और पाकिस्तान में प्रवेश करती है। रावी नदी का प्रवाह की बात करें तो जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया और फिर पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, अगला है, रावी नदी किन दो पर्वत श्रेणी के मध्य से होकर बहती है? तो रावी नदी है किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य से होकर बहती है? तो इसका सही उत्तर होगा पीर पंजाला और धौलाधर। तो धौलाधर इसका बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है,
निम्न में से किस नदी को मध्य एशिया में मृत्यु की नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्योक नदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसकी ढलान और इसके तेज प्रभाव के कारण इसको मृत्यु की नदी भी कहा जाता है। प्राचीन काल में एक घटना घटी थी कि कुछ व्यापारी इसको पार करने की कोशिश कर रहे थे और इसको पार कर नहीं कर पाए थे, तो उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी इसको, इसलिए इसको श्योक नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, भारत की राष्ट्रीय नदी के रूप में किस नदी को जाना जाता है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी? गंगा नदी, ये आपका सभी को पता होगा, ठीक है। और अगर बात करें तो भारत को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया, यानी कि गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? तो 4 नवंबर 2008 को इसको दिया गया था। और कहाँ से निकलती है गंगा नदी? तो गोमुख, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख से निकलती है और बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। इसकी लंबाई तो 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ये उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल ऐसे होते हुए चली जाती है। अगला है, बद्रीनाथ धाम किस नदी के किनारे स्थित है? जो बद्रीनाथ धाम है किस नदी के किनारे स्थित है? अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। सी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम किस नदी के किनारे स्थित है? तो विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम है जो ये मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। क्या मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है? बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से गंगा नदी भारत के किस राज्य में से नहीं गुजरती है? यानी कि गंगा नदी जो भारत किस राज्य में से नहीं गुजरती है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो गंगा नदी छत्तीसगढ़ से नहीं गुजरती। कहाँ से? छत्तीसगढ़ से नहीं गुजरती, बाकी उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, और बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और ये हो गया आपका पश्चिम बंगाल, यहाँ से उतरती है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ से नहीं गुजरती। तो डी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। गंगा नदी की बात करें तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी ग्लेशियर से निकलती है, बहुत मैं बार बता दूँ, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड से बहती है, ठीक है, और जिसमें झारखंड भी शामिल है। गंगा नदी को भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। पहले भागीरथी इसका नाम रहता है, इसके बाद जब अलकनंदा इसमें जाकर मिलती है तो इसका नाम फिर गंगा पड़ता है, ठीक है। गंगा नदी की सहायक नदियों की बात करें तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा शामिल है। मैं आपको चीज़ें इसलिए बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी चीज़ें क्या हो जाए, याद हो जाए। अगला है, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी जो गंगा नदी की सबसे सहायक लंबी नदी है। और यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी पूछे आपसे कि सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो इसको आपको बताना है कौन सी नदी है। अच्छा, ये आप लोग बताइए कि यमुना नदी की सबसे बड़ी जो लंबी सहायक नदी कौन सी है, आपको बताना है, ठीक है। यमुना नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। इसका उद्गम स्थल तो वही उत्तराखंड की यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। इसकी लंबाई तो 1376 किलोमीटर की लंबाई है। भारत में बहते हुए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार में होकर आगे बढ़ती है। मुख्य सहायक नदियाँ की बात करें तो गंगा की केन हो गया, घाघरा हो गया, कोसी इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं। अगला है, लखनऊ शहर गंगा नदी के किस सहायक नदी के तट पर स्थित है? तो गोमती नदी के स्थित है, गोमती, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा। अब गोमती नदी कहाँ से निकलती है? तो गोमती नदी जो है पीलीभीत में एक झील है, उस झील का नाम है फूलहर झील। फूलहर झील से निकलती है गोमती नदी, ठीक है। और गोमती नदी क्या है? एक मैदानी नदी है, क्योंकि ये मैदान से इसका उद्गम होता है, ठीक है। अगला है, गंगा की सहायक नदियाँ जिनका उद्गम नेपाल से होता है। तो कौन सी गंगा की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थल जो नेपाल से होता है, तो कौन सी है? तो गंडक हो गया, कोसी, काली, सभी हैं, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, सभी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, गंगा नदी की सहायक सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगा नदी की जो सहायक नदी है जिसको कहते हैं सोन नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ से? तो अमरकंटक से होता है, ठीक है। अगर ट्रिक से नहीं याद किया गंगा नदी की सहायक नदियाँ, तो आप प्लीज़ गुजारिश है कि याद कर लीजिए, नहीं कि लेकिन क्योंकि आप अगर इस ट्रिक से नहीं याद करेंगे तो आप हमेशा परेशान रहेंगे, ठीक है। भारत में गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी कौन सी है? तो भारत में जो गंगा नदी की जो अंतिम सहायक नदी है वो है महानंदा। कौन सी है? महानंदा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फरक्का बैराज बांध से गंगा नदी किन दो जलधाराओं में बढ़ जाती है? तो जो फरक्का नामक स्थान है ये किन दो जलधाराओं में बढ़ जाती है? तो ये हुगली और पद्मा में बढ़ जाती है, तो डी है इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फरक्का बांध है, यहाँ से क्या होता है, गंगा नदी दो जलाओं में बढ़ जाती है। एक को हम कह देते हैं पद्मा और एक को कह देते हैं हुगली। तो हुगली है कोलकाता की तरफ चली जाती है शाखा, और ये पद्मा जो बांग्लादेश की तरफ जाती है। इसलिए कहते हैं कि बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। और वही शाखा जब दूसरी शाखा जो हमारी, तो दूसरी शाखा चली जाती है कोलकाता की तरफ, इसलिए कहते हैं कि कोलकाता जो हुगली नदी के किनारे स्थित है। ये सब सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। अगला है, पश्चिम बंगाल का कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो ये हुगली नदी किनारे बसा है, चूँकि मैं आपको बार बार ये चीज़ें क्या बता रहा हूँ। अगला है,
बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है हुगली नदी किस सहायक नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। अगर आप पूछे बिहार का शोक, तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, ये अपने बाढ़ के कारण इसको शोक कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अत्यधिक विनाश होता है। अगला, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किन दो नदियों का द्वारा किया जाता है? तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा किया जाता है। डी हमारा इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ से गंगा नदी आती है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है और यहीं पे सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। अब इसका नाम सुंदरवन क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर इस क्षेत्र में जो है सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। ये आधा हिस्सा जो पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है और आधा बांग्लादेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला है ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको जमुना नाम के नाम से जाना जाता है। जमुना नाम से जाना जाता है। सी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्र नदी के बहुत जगह अलग अलग नाम है, इसको आप देख लीजिए। अगर ये चीन में, जब ये चीन से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, आपको पता है मानसरोवर झील है, मानसरोवर ऐसे ये निकल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी है, और इधर जो चली जाती है सिंधु नदी कहलाती है। ठीक है, और इसी के नीचे से सतलुज नदी निकलती है। ठीक है, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसके अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम है, क्योंकि इसका विस्तार बहुत ज़्यादा बहती है। 2880 किलोमीटर कुल बहती है इसकी भारत में कितना है? 1114 किलोमीटर भारत के क्षेत्र में बहती है। अगर चीन में बात करें तो यारलुंग यानी चियांग या यारलुंग इसको कहा जाता है चीन में। तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से इसे तिब्बत में जाना जाता है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को देहांग के नाम से जाना जाता है, देहांग दिहांग। ठीक है, असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से ही जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे यमुना के नाम से जाना जाता है। किसमें? यमुना के नाम से जाना जाता है। ये आपके लिए याद रखना है। अगला है रेल और सड़क पुल यानी कि बोगीबिल पुल किस राज्य में स्थित है? तो बोगीबिल पुल है किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। आपको याद रखना है, आप चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा है? तो कौन सा शहर है? देखिए गुवाहाटी, ये भी असम का है। डिब्रूगढ़ असम, तेजपुर, ये सब कहाँ है? ये ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। डी हमारे इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है भारत का सबसे लंबा सड़क पुल किस नदी पर बना है? तो भारत का सबसे लंबा जो सड़क पुल है किस नदी पर बना है? ये लोहित नदी पर बना है। और लोहित नदी कहाँ है? ये असम में। कहाँ है? असम में है। तो बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है सिंधु नदी जल समझौते के अनुसार भारत सिंधु तंत्र का कितना प्रतिशत जल उपयोग करेगा? तो 20%। ये पहले मैं आपको पूरी चीज़ें बता चुका हूँ कि 6 हुआ था। ये देखिए, ये मैं फिर बता रहा हूँ कब हुआ था सिंधु जल समझौता। तो 19 सितंबर 1960 को हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जो पाकिस्तान की तरफ से आए थे समझौता करवाने, उनके राष्ट्रपति का नाम था मार्शल मोहम्मद आयूब खान थे। और विश्व बैंक ने इसकी क्या थी? मध्यस्थता कराई थी। और सिंधु नदी प्रणाली से 20% पानी पाकिस्तान, 80% पानी 20% भारत और 80% पानी पाकिस्तान उपयोग करेगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप थोड़ा सा पहले का वीडियो देख लीजिए। पहले का वीडियो का मतलब है आप थोड़ा सा 50 क्वेश्चन के अंदर यानी कि 30-35 नंबर पे एक क्वेश्चन है जिसमें मैं डिटेल्स इसको बताया, आप उसको देख लीजिए। अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो आपको चीज़ें समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक लग रहा है? पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल समझौते के अनुसार सतलुज नदी, ब्यास और रावी नदी का कितना प्रतिशत पानी उपयोग करेगा? तो पाकिस्तान कितना प्रतिशत पानी उसका उपयोग करने वाला, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा 20%। कितना? 20%। यानी कि देखिए सतलुज नदी, ब्यास नदी और रावी नदी, कौन सी? सतलुज नदी, ब्यास नदी और रावी नदी, इन 3 नदियां हैं जो इनका जो 20 पानी है 20% उपयोग जो पाकिस्तान करेगा और 80% पानी जो है भारत उपयोग इसका करने वाला है। ठीक है, अगला है दूधसागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ये आपसे पूछा जा रहा है। दूधसागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? गोवा में स्थित है। कहाँ है? गोवा में स्थित है। क्यों इसको दूधसागर कहा जाता है? देखिए जब ये बहता है तो ऐसा लगता है कि दूध बह रहा है। ठीक है, और ये घूमने के लिए अच्छी एक जगह मानी जाती है। अगला है कृष्णा नदी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है? तो कृष्णा नदी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है? तो ये है ऑप्शन नंबर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रायद्वीप नदियों की लंबाई के अनुसार कौन सा सही घटता क्रम है? तो कौन सा सही घटता क्रम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा महानदी। ठीक है, लंबाई के अनुसार इससे बात की जा रही है। अगला है
इडुक्की परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो जो इडुक्की परियोजना है इसका संबंध जो है पेरियार नदी से। किस नदी से? पेरियार नदी से। तो सी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा उत्तर होगा? सही, सी उत्तर इसका सही उत्तर होगा। पी कहाँ है? ये केरल में है। ठीक है, अगला है केरल राज्य की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? तो केरल राज्य की सबसे प्रमुख नदी निम्न में से पेरियार नदी। कौन सी? पेरियार नदी है। ठीक है, बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो भारत के पश्चिम की ओर, ऐसे ऐसे पश्चिम की ओर बहती है, तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये नर्मदा नदी है। कौन सी? नर्मदा नदी है। बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो अरब सागर में गिरती है, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा नर्मदा। कौन सी? इसका सही उत्तर क्या होगा? अरब सागर। तो इसका सही उत्तर होगा नर्मदा नदी। क्या होगा इसका सही उत्तर? नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, यहाँ से निकलती है और अरब सागर में से गिर जाती है। आपको पता होगा इस साइड का क्या, इसे अरब सागर कहा जाता है, इसके नीचे का मध्य सागर, सॉरी हिंद महासागर, और इधर बंगाल की खाड़ी, यहाँ इसे कहा जाता है। अगला गुजरात का काकापारा परमाणु संयंत्र किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे स्थित है? ये ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। किसके? ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। डी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सी नदी कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? तो कौन सी नदी जो कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? इसे सही का सही उत्तर होगा लूनी नदी है, जो कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। इसे जो मरुस्थल की गंगा भी कहा जाता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो जो हमारे थे 100 क्वेश्चन मैंने आपको पूरे करवा दिए, अब विथ डिटेल पूरे करवाए हैं, और ट्रिक के माध्यम से भी मैंने इसको बताने की आपको भरपूर कोशिश की है कि आपको चीज़ें जो है लंबे समय तक याद रहें। ट्रिक और इमेज एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। इसमें मैंने दोनों चीज़ों का प्रयोग किया है, और विस्तार में भी अगर कहें तो तीनों चीज़ों को प्रयोग किया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद।